Okay. So you can see the slides, right? Yes, sir. Okay, good. Okay, so we'll start now. So आज का लेक्चर जो है we will start discussing the furnaces. और इसमें हम जो 3 पॉइंट्स आज जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट विल बी द क्लासिफिकेशन एंड सम टाइप्स. सारी टाइप्स को तो नहीं हम कवर करेंगे, तो कुछ जो ज़्यादा कॉमनली यूज टाइप्स हैं उनको हम देखेंगे, और फ्यूल इकोनॉमी एंड फर्नेसेस जो है इसके ऊपर फिर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे ज़्यादा फ्यूल को इकोनॉमिकली यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले फर्नेस होता क्या है. So to be very fair, furnace is a device which is used for high temperature heating. The name is derived from the Greek word fornax, which means oven. तो basically ये एक ओवन होता है, और जो खास बात इसमें है कि ये it operates at very high temperatures up to 2000 degrees centigrade or maybe even higher. तो जो स्टील है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो उसकी जो फर्नेस होगी उसका जो टेम्परेचर होगा, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, वो अकॉर्डिंग टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ स्टील होगा. कॉपर कितना होगा, जो एल्यूमिनियम है वो बहुत जल्दी जो है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है. इसी तरह जो टाइटेनियम है, अगर आपने उसको प्रोसेस करना है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है. तो वी नीड इवन हायर टेम्परेचर to process tungsten or heavy metals like that. और जो फ्यूल जो इसमें जो एनर्जी है वो फर्नेस में जो हम सप्लाई करते हैं, दैट प्राइमरीली कम फ्रॉम कंबस्शन और बाय इलेक्ट्रिसिटी. जो टिपिकली आई वुड से कि जो एक बहुत रफ सी क्लासिफिकेशन है, नॉट एंटायरली ट्रू बट एक रफ सी जनरल सी क्लासिफिकेशन आप यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पे हम थोड़ी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं, जैसे हम है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इतनी अबंडेंट नहीं है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फ्यूल. कोई भी ऑयल यूज़ करें या गैस यूज़ करें अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट एंड डिज़ाइन, वहाँ पे हम फ्यूल कंबस्शन जो है उसके ज़रिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. और जो थोड़े से डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सट्रीमली अबंडेंट है, वहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी से जो है ना हम इसको फर्नेस को ऑपरेट करते हैं. उसमें दो जो है वो मेन टाइप्स हैं इलेक्ट्रिक में, वो है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और इंडक्शन हीटिंग. ठीक है, ये दोनों जो है ना हम ये यूज़ करते हैं. तो ये दो मेन टाइप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं. इसमें एक और जो क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो फर्नेसेस आपके कुछ पहले दौर की लगी हुई हैं, जो कि आप काइंड ऑफ दे लाई इन द सिटी रेंज और उनके आसपास पॉपुलेशन भी है, तो वहाँ पे आप फ्यूल कंबस्शन के ज़रिए से फर्नेसेस को ऑपरेट करें, तो ये एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल ड्रॉबैक होगा. तो दैट इज़ वाई जो इकोनॉमीज़ या जो भी कंट्रीज़ हैं, दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट एंड पब्लिक, बेसिकली द वर्ड इज़ पब्लिक हेल्थ. तो वहाँ पे आप जो सिटी की जो लिमिट्स हैं उसके अंदर अगर आपकी कोई फर्नेस लगी हुई है, तो आप उसको ऑफ कोर्स फ्यूल कंबस्शन के ज़रिए से नहीं ऑपरेट करेंगे, क्योंकि वो जो उसके जो लोकेलिटी है उसमें जो एनवायरमेंटल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे और पोल्यूशन जो बहुत ज़्यादा हो जाएगी. तो वहाँ इसलिए इस तरह की जो है जो केस स्टडी के तौर पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने जिस सिटी से पीएचडी की, आप लोग इसके बारे में देख भी सकते हैं, दुइसबुर्ग, वो जर्मनी में सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करने वाला जो सिटी है. एक कंपनी है थिसन ग्रुप, आपने शायद इसका नाम सुना हो. तो थिसन ग्रुप बेसिकली स्टील की जो इंडस्ट्री है जो स्टील प्रोड्यूस करती है,
उसकी जो सबसे ज़्यादा रिफाइनरीज, स्टील रिफाइनरीज, which is just another name for furnaces. The furnace is just one equipment. अगर आप पूरे सिस्टम की बात करते हैं तो दैट इज़ अ रिफाइनरी। तो वो जो स्टील रिफाइनरीज हैं उसमें बहुत ज़्यादा उस सिटी में लगी हुई थी। तो चूँकि बहुत पहले की लगी हुई थी तो उन्होंने और विद टाइम उन्होंने शिफ्ट किया उनको इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, और उसकी वजह से क्योंकि वो शहर के अंदर थी, बहुत बड़ा सेटअप ऑलरेडी उन्होंने लगाया, तो बजाय से कि पूरे का पूरा सेटअप उठा के बाहर लेके जाते, उन्होंने सारे के सारे सेटअप को इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कन्वर्ट कर लिया, ताकि उनका जो बाकी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस्तेमाल कर सकें और इन्वायरमेंटल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी मैच कर सकें। तो एक रफ सा एक क्राइटेरिया होता है कि हमने फ्यूल कम्बस्शन यूज़ करनी है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको दूसरे फैक्टर्स भी जो है वो कंसिडर करने पड़ते हैं कि आपको कौन सी चीज़ सस्ती पड़ रही है। तो अगर आप एक नया सेटअप आपने लगाना तो आप ऑफ कोर्स इसको कंपेयर करेंगे कि हम इसको फ्यूल कम्बस्शन के थ्रू कर सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, कौन सी ऑप्शन हमें सस्ती पड़ेगी और कौन सी ऑप्शन ज़्यादा वायबल है। ठीक है, यानी अब फर्नेसेस का जो यूज़ है आमतौर पे वी यूज़ इट फॉर कास्टिंग। कास्टिंग आप कास्टिंग बेसिकली मीन्स कि आपने किसी भी मेटल को मेल्ट करना है और उसके बाद उसको कास्ट के अंदर डालना है। अब कास्ट जो है वो एक अलग से डिस्कशन है कि कास्ट का वो रिक्वायरमेंट्स कास्टिंग की क्या होती हैं या वट एवर, जो भी हम इस पर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। द पॉइंट हियर इज़ कि we use furnaces to melt the metal to use for casting। ठीक है, अब इसमें दोनों ऑप्शन होती हैं। फर्नेसेस डज नॉट नेसेसरली मीन्स कि आपने मेटल को मेल्ट ही करना है, आप उसको सिंपली हीट भी कर सकते हैं फॉर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हैं उसमें छोटी फर्नेसेस होती हैं या वट एवर कोई दूसरी टाइप की फर्नेसेस हो सकती हैं जहाँ पे आपने सिर्फ उनको डिफरेंट मटेरियल्स को हीट अप करना है। ठीक है, और उनको पूरी तरह से मेल्ट नहीं करना। कास्टिंग जो है ना, कास्टिंग में आपने उस मेटल को या मटेरियल को पूरी तरह से मेल्ट करना होगा। ठीक है, एनी हाउ हीटिंग डिफरेंट मटेरियल्स फॉर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, चेंजिंग द शेप, अपने मटेरियल की शेप को चेंज करना है, रोलिंग करनी है या फोर्जिंग करनी है, तो आपको उसको पूरी तरह से मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको सिर्फ रेड हॉट कर सकते हैं, इसको सॉफ्ट कर दें इतना कि वो आराम से रोलिंग हो सके और फोर्जिंग हो सके। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को आपने चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ हीट ट्रीटमेंट, उसके लिए भी आप फर्नेस का यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, ये ज़रा थोड़ा सा और डिटेल प्रोसेस है कि एक और जो है आप जिसको ज़मीन के अंदर से जब निकालते हैं तो वो एक तो मिक्सचर होता है बहुत सारी चीज़ों का, और उसमें मेटल भी होता है। मेटल जो है वो समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स होता है। अब आयरन जो है वो आपको आमतौर पे आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है, और बहुत सारे मेटल जो है वो कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलते हैं, यानी वो सॉल्ट्स बने होते हैं वो डिफरेंट किस्म के, और उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा, कार्बन होता है उसके अंदर, और या डिफरेंट इवन बहुत सारे एक ही ओर में एक जगह से आपने और एक्सट्रैक्ट किया उसमें बहुत सारे डिफरेंट मेटल्स होते हैं, तो उनको आपने कैसे एक्सट्रैक्ट करना है वो भी आप फर्नेसेस में करेंगे। ठीक है, तो वो एक डिटेल्ड प्रोसेस है कि कैसे हमने उसको मेटल को उसमें से एक्सट्रैक्ट करना। अगेन दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट डिस्कशन, वी विल नॉट गो इनटू दैट डिस्कशन, बट द पॉइंट इज़ वी एक ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ कि फर्नेस के अंदर हम सारे का सारा ओर जो है ना वो डाल देते हैं। जब वो मेल्ट डाउन होता है उसमें से कुछ जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, उनको हम नीचे से जो है ना वो ड्रेन आउट कर लेते हैं। और चूँकि जब सारे का सारा ओर जो है वो लिक्विफाई हो जाता है, और तो लिक्विफाई होने के बाद जब लिक्विड्स that have different densities, they are mixed up together, they don't actually mix up। जो लाइटर डेंसिटी वाला लिक्विड होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो ज़्यादा डेंसिटी वाला लिक्विड होता है वो नीचे रहता है। ठीक है, लिक्विड्स केस में भी ऐसे है कि जो लिक्विड्स आपस में मिक्स नहीं होते, वो जो लाइटर ऑयल है वो ऑयल को हम वाटर में डालें, ऑयल चूँकि लाइट होता है वो ऊपर हो जाता है, अगर ऑयल हैवी है तो वो नीचे बैठ जाता है।
तो सिमिलरली मेटल्स जो है ना वो इसी तरह जो मेल्ट करते हैं तो लाइटर मेटल्स ऊपर आ जाते हैं, हैवी मेटल्स नीचे होते हैं, तो हम उनको इस तरह से सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। Other uses of furnaces are in oil refineries, for example, as a heat source for fractional distillation column और ग्लास क्रिस्टल ऑर्नामेंट फॉर्मेशन। आपने प्रॉब्ली आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि बहुत हाई क्वालिटी एक्सक्विजिट किस्म के जो है ना वो ग्लास के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, तो डिफरेंट डिज़ाइंस में बनाते हैं और उसके लिए भी फर्नेसेस यूज़ करते हैं। तो उसमें भी जो है ना हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वाली जो 5 ऑप्शन है दे आर प्राइमरीली रिलेटेड टू द मेटल्स। फिर मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि फर्नेसेस आर नॉट एंटायरली मेंट फॉर मेटल्स, इसको दूसरी चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बट मोस्टली वी यूज देम फॉर मेटल्स। और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं, विल नॉट गो इनटू द डिटेल। अगर इन फ्यूचर आप में से कोई फर्नेसेस क्या नाम है, इफ एनीवन वांट टू स्पेशलाइजेशन इन फर्नेसेस ही कैन गो इनटू द डिटेल्स। अब फर्नेस की क्लासिफिकेशन जब हम जाते हैं तो देयर आर मैनी डिफरेंट वेज टू क्लासीफाई। उसमें से कुछ जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड की हैं, और जो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक आप उसकी दूसरी भी क्लासिफिकेशन जो है ना वो देख सकते हैं, बट आई हैव लिमिटेड डिफरेंट क्लासिफिकेशंस टू अ फ्यू, जो कि आपके कोर्स में जो है ना वो यही क्लासिफिकेशन होंगी जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी अगर सारी क्लासिफिकेशन में जाए तो पूरे का पूरा कोर्स ही फर्नेसेस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ क्लासिफिकेशन जिसमें हैं जो कि उसके ड्राफ्ट या एफिशिएंसी या उसका मेथड ऑफ कंबस्शन या मेथड ऑफ हीट सप्लाई के जो है ना वो हम उसके थ्रू जो है वो हम मतलब उसको क्लासिफाई करते हैं। उसमें एक नेचुरल ड्राफ्ट है, फोर्स्ड ड्राफ्ट है, फोर्स्ड एयर है और कंडेंसिंग है, ठीक है। और इसके अलावा एक फिगर है, अब ये एक और डिफरेंट सोर्सेज से जो है ना मैंने क्लासिफिकेशंस ली हैं। तो एक सोर्स जो है ना वो इसको इस तरह से क्लासिफाई कर रहा है और दूसरा सोर्स जो है उसने पूरा एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। फिर फर्नेस की क्लासिफिकेशन में हम 3 डिफरेंट मेथड जो है ना यूज़ कर सकते हैं क्लासीफाई के लिए अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। इसमें ओपन फायर प्लेस फर्नेस है या हीटेड थ्रू मीडियम है। इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू इंटरनल कंबशन एंड एक्सटर्नल कंबशन। ओपन फायर प्लेस दैट्स काइंड ऑफ इंटरनल कंबशन और हीटेड थ्रू मीडियम है इट्स काइंड ऑफ एक्सटर्नल कंबशन। कंबशन कहीं और हो रही है, कंबशन से हमने किसी मीडियम में हीट ट्रांसफ़र की है और उस मीडियम से हमने फिर अपने मेटल में हीट ट्रांसफ़र की है, ठीक है। या फिर हम इसको जो इलेक्ट्रिक इंडक्शन है या आर्क है उसको भी हम हीटेड थ्रू मीडियम में जो है ना वो हम क्लासीफाई कर सकते हैं अंडर दिस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ चार्जिंग है कि हमने जो हमारा जो फीड है वो किस तरह से हम डाल रहे हैं, बैच की फॉर्म में डाल रहे हैं या कंटिन्यूस डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल बैच की फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं कि हम एक बैच हमने उसके अंदर डाला, फॉर एग्जांपल 500 किलोग्राम का एक बैच हमने डाला। उसके जब वो 500 किलोग्राम जब हो गया हमारा मेल्ट हो गया, उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसके बाद फिर हमने दोबारा अगला बैच डाला, ठीक है। तो ये बैचेस की फॉर्म में 500 kg या अगर आपकी छोटी फर्नेस है तो 100 kg, इस तरह से हमें जो है ना छोटे छोटे बैचेस जो है ना उसके अंदर डालते हैं और उसमें जो है ना फोर्जिंग या री रोलिंग में हम जो है ना ये बैच टाइप करते हैं, या फिर पॉट्स में हमने बनाने हैं तो बैच टाइप जो है हमारी फर्नेस होगी। या कंटिन्यूस मोड भी हो सकता है कि आपने कंटिन्यूसली यहाँ से हमारा जो है ना कंटिन्यूसली हम उसके अंदर फीड कर रहे हैं, एक साइड से जा रहा है दूसरी साइड से निकल रहा है कंटिन्यूसली, इस तरह से भी जो है ना हम कर सकते हैं उसको क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ हीट रिकवरी। रिक्यूपरेटिव या रीजनरेटिव जो है हम उसको वो कर सकते हैं, इस बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। अब ये कुछ जो है ना मैंने एग्जांपल्स आपके लिए लगाई हैं तो उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। तो ये सबसे पहले हमारे पास है टिपिकल नेचुरल ड्राफ्ट फायर्ड हीटर। इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो है वो इधर बर्नर लगा हुआ है, यहाँ से हम एयर जो है ना हमारी अंदर आती है और साथ में फ्यूल आता है, ये बर्नर लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे रेडिएंट सेक्शन का मतलब है कि जो हमारी जो हीट ट्रांसफ़र है वो रेडिएशन के थ्रू हो रही है और ये ऑटोमेटिकली चूँकि जो जब एक दफ़ा एयर बर्न कर जाती है
वो हीट अप हो जाती है, तो वो यहाँ से ऊपर निकलती है बिकॉज ऑफ लोअर डेंसिटी। तो ये एक नेचुरल ड्राफ्ट है, ऑटोमेटिकली अंडर द एक्शन ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन ये फिनोमिना है कि जो भी गैसेज हमारी हीट अप हो जाती हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ मूव करती हैं। तो ये जो हमारे पास ये जो ट्यूब्स लगी हुई हैं, इनके अंदर हमारा मटेरियल फ्लो कर रहा है, या फिर इनमें कोई मीडियम है, हीट ट्रांसफर मीडियम, तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र, यहाँ से हीट लेके आगे किसी जगह पे हीट जो है ना वो कर रहा ट्रांसफ़र कर रहा है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पे जो बेल्ट्स लगी हों या कोई ग्रेड्स वगैरह पड़े हों, या एक हमारे पास एक छोटा सा कंटेनर हो जिसमें नीचे से हम उसको हीट अप कर रहे हैं, तो वो कंटेनर के अंदर हमारे पास मेटल है और कंटेनर के साइड से जो है ना हमारी जो एयर है वो निकल के ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारे पास एक ये नेचुरल ड्राफ्ट है। इसकी एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जो कि हमारे जो तंदूर जो होते हैं जहाँ पे हम रोटियाँ वगैरह लगवाते हैं, दैट्स अ टाइप ऑफ अ नेचुरल ड्राफ्ट फर्नेस। ठीक है, इसी तरह हमारे पास पोस्ट ड्राफ्ट है। पोस्ट ड्राफ्ट में क्या होता है कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली एयर आ रही है अंडर द एक्शन ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन की वजह से एयर मूव कर रही है। लेकिन पोस्ट ड्राफ्ट में क्या करते हैं, हम नीचे एक ब्लोअर लगा देते हैं। अब ये ब्लोअर क्या कर रहा है कि यहाँ से हमारे पास एयर आ रही है, ये ब्लोअर जो है वो उसको फोर्स कर रहा है, इसलिए हम इसको फोर्स्ड ड्राफ्ट कहते हैं, फोर्स कर रहा है उसको। ठीक है, यहाँ से ब्लोअर है, ब्लोअर जो है ना इसको फोर्स कर रहा है। तो ये हमारे पास ये बर्नर लगा हुआ है। ठीक है, ये जो हमारे पास है, ये छोटे छोटे से आपको फ्लेम नज़र आ रहे हैं, ये बर्नर है। और जो एयर सप्लाई यहाँ से फ्यूल आ रहा है और जो एयर है ना वो यहाँ से हमारी जा रही है। ठीक है, तो चूँकि ये एयर को हम फोर्स करते हैं, इसलिए हमारे पास ये थोड़ी सी जो हाई टेम्परेचर जो है ना वो, या ज़्यादा हाई स्पीड ऑपरेशन जो है ना वो हमारा अचीव हो जाता है फोर्स ड्राफ्ट फर्नेस में। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास कंबस्शन हो रही है और यहाँ पे गैसेस जो है ना वो हीट अप हो रही हैं, और उसके बाद ऊपर जाके ये पूरे का पूरा जो हमारे पास सेक्शन है, इसमें हॉट गैसेस मौजूद हैं जो कि हमारे पास फिर हीट ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी ऑपरेशन के लिए। ठीक है, इसकी पोस्ट ड्राफ्ट कंबस्शन की एक एवरीडे एग्जांपल, एनीवन कोई एग्जांपल दे पोस्ट ड्राफ्ट की? हम लोग देखते हैं, आप में से सब ने देखा होगा, ये उससे फ़ायदा भी उठाया होगा। एनी आइडिया एक पोस्ट ड्राफ्ट कंबस्शन की कोई डेली लाइफ एग्जांपल मुझे बताएं। सर ब्लोअर। ब्लोअर तो है, लेकिन ब्लोअर सर पोस्ट ड्राफ्ट कंबस्शन की बात कर रहा हूँ। सर कुछ मेटल्स और को जैसे वो फोल्डिंग के लिए यूज करते हैं, भट्टी लगाई होती है, नीचे ब्लोअर लगाया होता है। जी बिल्कुल, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट अ डेली लाइफ एग्जाम्पल। आप में से कितने हैं जो डेली लाइफ में हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी भट्टी देखते होंगे जहाँ पे उन्होंने ब्लोअर लगाया होता है? सर मैंने तो लोहार की दुकान पे देखी है, मैंने इसलिए बता दिया। नहीं, दैट्स राइट। मैं ये नहीं कह रहा आपकी बात गलत है, दैट्स राइट, आंसर इज करेक्ट कि वो जो नीचे उन्होंने फ़ैन लगाया था, दैट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स्ड ड्राफ्ट फर्नेस। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ फोर्स्ड ड्राफ्ट कंबस्शन की एक एग्जाम्पल। फर्नेस को छोड़ें, सिंपल सी बात है, आपने सबने देखी होगी। भी बड़ी ईद आ रही है, आप में से अक्सर जो है ना वो अपने घर में फोर्स ड्राफ्ट कंबस्शन जो है ना वो करेंगे बड़ी ईद के आसपास। जो लकड़ियों से आग जलाते हैं और उसको खुद एयर प्रोवाइड करते हैं उसको ज़्यादा चलाने को। सर अंगीठी जिसमें हम पीछे से ब्लोअर के तौर पे फैन चला देते हैं और कोयला उसमें रख के हम ब्लोअर के तौर पे हवा देते हैं और इससे हम इग्निशन देते हैं। एक्चुअली आई वाज टॉकिंग अबाउट बारबेक्यू हम करते हैं ना, तो Yes, आमतौर पे या तो फैन लगाया होता है या फिर वो हाथ से पंखा जो है ना वो चलते हैं। तो दैट्स अ डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ पोस्ट ड्राफ्ट। तो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू पर्सपेक्टिव के वो चूँकि जो
अगर हम पंखा नहीं लगाएंगे ना तो वो बहुत स्लो होगा प्रोसेस। तो इसीलिए जो है ना वो हम फ़ैन लगा देते हैं, क्योंकि जब फोर्स ड्राफ्ट होती है ना तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल होती है और उससे हमारा प्रोसेस जो है ना वो स्पीड अप हो जाता है। जस्ट वांटेड टू गिव यू दिस पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये आप सब ने देखा हुआ है और तकरीबन सब ने भी अभी किया भी हुआ और आगे बढ़ी के आसपास सब लोग तकरीबन घरों में बारबेक्यू करते हैं। तो जस्ट वांटेड टू गिव यू द पर्सपेक्टिव कि कैसे फोर्स ड्राफ्ट से जो है ना हम अपने प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, ओके सर। और ये हमारे पास है फोर्स्ड एयर। ठीक है, ये फोर्स्ड ड्राफ्ट की हम बात कर रहे थे, अब ये फोर्स्ड एयर है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है कि फोर्स्ड एयर की है ना, तो उसमें जो हमारे पास जो हीटिंग है ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना ये क्लिप हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फ्रेश एयर आती है, ये ब्लोअर लगा हुआ है हमारे पास, ये ब्लो करता है इसको, और ये हमारे पास जो है ना ऊपर के जो है ना वार्म एयर सप्लाई जा रही है, क्योंकि ये हमारे पास हीटिंग एलिमेंट्स लगे हैं। तो ये फोर्स्ड एयर जो है ना फर्नेस है। और प्रॉबेबली ये जो है ना ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है ना वो हम नहीं जा सकते, क्योंकि कम्बस्टन की जो है ना वो हीटिंग और तरह की होती है, और यहाँ पे हम एयर को हीट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हीटिंग और तरह की हीटिंग होती है। तो ये हम यूज़ तो करते हैं, ओवन में हम इस तरह यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रिक ओवन होते हैं उसमें यूज़ करते हैं, जो हीट ट्रीटमेंट्स के लिए आमतौर पर यूज़ करते हैं उसमें ये वाले सिस्टम यूज़ कर लेते हैं। तो ये काइंड ऑफ स्लाइटली लो टेम्परेचर सिस्टम होता है फोर्स्ड एयर सिस्टम। ये डिफरेंस को समझे, फोर्स्ड ड्राफ्ट और फोर्स्ड एयर में ये डिफरेंस है। ड्राफ्ट एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट कंबस्शन, बट जब हम एयर की फोर्स एयर की बात कर रहे हैं तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट हम एयर को फोर्स कर रहे हैं, एंड एयर इज बीइंग हीटेड बाय हीटिंग एलिमेंट, बाय इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसको भी ना हम अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट्स वो हमारे पास टेम्परेचर जो है ना डिफरेंट टेम्परेचर कैपेसिटी जो है ना हमारे पास आती है डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो चूंकि इसमें कंबस्टन नहीं हो रही होती, या दूसरा जो है ना वो इंडक्शन या इलेक्ट्रिक आर्क फिनोमिना नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर इसमें अचीव नहीं हो सकता। ठीक है, कंडेंसिंग फर्नेसेस जो है ना वो मैंने थोड़ा सेपरेटली किया, जो चार मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई है। कंडेंसिंग को मैंने थोड़ा सेपरेटली किया बिकॉज दैट इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग। तो ये जो है ना कंडेंसिंग फर्नेस इज एक्चुअली अ हाई एफिशिएंसी फर्नेस। हाई एफिशिएंसी इस तरह से कि वी कैन अचीव एन एफिशिएंसी ऑफ 89 to 98% फ्यूल एफिशिएंसी। तो कैसे हम करते हैं कि हम मोस्ट ऑफ द हीट जो है ना वो एग्जॉस्ट गैस में से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर वेपर है ना फ्लू गैस में, अब आपको पता है कंबस्शन जहाँ पे भी होगी वाटर तो प्रोड्यूस होगा। तो मेन जो हमारी पास कंबस्शन प्रोडक्ट्स है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इतनी ज़्यादा हम हीट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कि हमारा जो वाटर है ना वो कंडेंस हो जाता है, और वाटर जब कंडेंस होता है तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो माइल्ड एसिड जो है ना वो बन जाता है। ठीक है, ये आपको मैंने जब बॉयलर में जब हम बात कर रहे थे कि यार हम एक खास लिमिट से ज़्यादा हीट एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं करते, उसमें एक बात ये भी थी कि ज़्यादा हीट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा जो वाटर वेपर है ना वो कंडेंस हो जाएगा, और चूँकि हमारे पास दूसरी गैसेज जो हैं वो एसिडिक होती हैं, और कुछ नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास लाजमन कंबस्शन गैसेज में होगी और वो कार्बोनिक एसिड बना देगा। और अगर तो हमारा कोई फ्यूल अगर हम कोल यूज़ कर रहे हैं तो कोल में सल्फ़र होता है, तो सल्फ़र होगा तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं, बट स्टिल द कंडेंसिंग फर्नेसेस वी हैव अ वेरी हाई एफिशिएंसी। एक एसिड प्रोड्यूस होता है, हम उसको मैनेज कर लेते हैं अगर हम उसको मैनेज करना चाहें तो। ठीक है, तो ये जो है ना हमारे पास इसके जो है ना वो मेन पार्ट्स हैं। एक तो कंबस्शन एरिया इसका बहुत सील्ड किस्म का होता है, ऐसे नहीं कि दरमियान से इधर भी सुराख हुआ इधर भी सुराख हुआ, वहाँ से गैसेज स्केप कर रही हैं या जो है ना हीट ट्रांसफ़र हो रही है, उसको हम प्रॉपरली जो है ना इंसुलेट करते हैं और प्रॉपरली सील करते हैं। और कंबस्शन ड्राफ्ट इंड्यूसर, जो मैंने पहले बताया आपको कि जब भी ड्राफ्ट को अगर हम इंड्यूस ड्राफ्ट होता है वो हमेशा प्रोसेस को स्पीड अप करता है और टेम्परेचर जो है ना वो भी इंक्रीज कर जाता है बिकॉज ऑफ मोर एफिशिएंट कंबस्शन। एंड सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर, तो सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर की वजह से हम इतनी ज़्यादा हीट जो है ना उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कि इतनी मतलब जो हमारे एग्जॉस्ट गैसेज हैं
वो इतनी कूल डाउन हो जाती है कि वाटर जो है ना वो कंडेंस हो जाता है। ये कंडेंसिंग फर्नेस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया कि ये इस तरह से जो है ना वो ज़्यादा एफिशिएंट हमारे पास है। फिर एक और क्लासिफिकेशन है, वो है हमारे पास, उसमें ये जो है वो सिंप्लीफाइड फिगर्स हैं। ये आपको इलेक्ट्रिक में भी अप्लाई हो सकती हैं और फ्यूल पावर्ड फर्नेसेस में भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट फायर्ड है उसमें, अब यहाँ पे तो इमेज अपेरेंटली ऐसे लग रहा है कि एक हीटिंग एलिमेंट लगे हुए हैं, ये कॉइल्स लगी हुई हैं जो कि डायरेक्टली उसको हीट ट्रांसफ़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। या इसको आप ये भी इसको उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं आप, जो फ्यूल पावर्ड है कि फ्यूल जो है ना वो एक ही चैम्बर है, चैम्बर के नीचे फ्यूल जो है ना बर्न कर रहा है और इसी के ऊपर एक छोटा सा कंटेनर पड़ा हुआ है और उसको चारों तरफ से जो है ना वो हीट ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। ओवर फायर्ड है कि वो यहाँ से जो है ना वो एयर आ रही है और ये जो है ना हमारे पास या तो बर्नर्स लगे हुए हैं, हीटिंग एलिमेंट्स लगे हुए हैं, ऊपर से जो है ना हम उसको हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। या फिर अंडर फायर्ड है कि यहाँ से जो है ना वो फ्रेश एयर आ रही है, ये हमारे पास हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, या फिर हमारे पास जो है ना वो कंबस्शन नीचे से हो रही है, तो यहाँ पे कंबस्शन होती है और इधर से जो है ना वो बाहर निकल जाती है। और साइड फायर्ड है, ठीक है, ये साइड से एयर आ रही है, यहीं पे घूम रही है। तो ये एक और क्लासिफिकेशन है ये, अकॉर्डिंग टू कैसे आप जो है ना वो हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसमें अपने जो आपकी जो जॉब है, जो भी आपका मेटल है उसको कैसे हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ टाइप्स की हम बात करते हैं। दो मेन टाइप्स जो है ना वो मैंने इंक्लूड किए हैं, जो सबसे ज़्यादा जो है ना आपने सुने भी होंगे और आप इसको यूज जो है ना वो प्रॉब्ली आपने इसके बारे में सुना होगा और शायद आप में से किसी को एक्सपीरियंस भी हो। ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस जो है ना दैट इज़ बेसिकली फ्यूल पावर्ड फर्नेस और बहुत ह्यूज मशीनरी होती है ये, ठीक है। अब ये स्मेल्टिंग नहीं मेल्टिंग, अब इसको हम यूज करें इंडस्ट्रियल मेटल्स एंड इट्स अलॉयज तो प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं जनरली आयरन, ठीक है। आयरन को प्रोड्यूस करने के लिए आयरन के अलॉयज जो है ना उनको प्रोड्यूस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। या क्योंकि ये बहुत मैसिव जो है वो सेटअप होता है, ये हम आगे जाके देखेंगे, तो इसीलिए आयरन में इसलिए सर ये स्मेल्टिंग जो लिखा है ये मेल्टिंग है ना? लेट मी चेक। पहली लाइन Smelting. It's smelting. Smelting is very typical name for melting a metal. Okay. Smelting is an art of melting metals and to produce something from it. So that's a very specific name for melting a metal. ठीक है। अब चूँकि इसमें मेटल ही हम यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए स्मेल्टिंग, ठीक है। आयरन को हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज आयरन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और चूँकि ह्यूज सेटअप होते हैं इसलिए हम ज़्यादातर आयरन ही इसमें यूज़ करते हैं। बट जिस तरह दूसरे मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम है और कॉपर है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये कि एल्यूमिनियम और कॉपर को इतने हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए होते, तो इसलिए हम इतने हैवी सेटअप की जरूरत नहीं होती, वो रिलेटिवली चीपर फर्नेसेस में भी हम उसको ऑपरेट कर लेते हैं, ठीक है। अब ब्लास्ट फर्नेस में होता क्या है कि फ्यूल टिपिकली हम यूज़ करते हैं कोक इज़ ए रिफाइंड टाइप ऑफ कोल, और जो ओर्स हैं वो हम इसमें डालते हैं, और फ्लक्स जो है ना लाइमस्टोन उसको प्योरीफाई करने के लिए, जो इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको थोड़ा साफ़ करने के लिए जो है ना ये सब कुछ मिक्स करके ना ऊपर से जो है ना हम फर्नेस के अंदर डाल देते हैं। नीचे से जो है ना वो हॉट एयर जो है ना वो उसको ब्लास्ट करते हैं हम। तो वो जब मिक्स होता है, क्योंकि ऑलरेडी फायर चल रही होती है, उसके अंदर हाई टेम्परेचर होते हैं, तो वो जो ऊपर से कोक आ रहा है, नीचे से हॉट एयर आ रही, तो वो जो है ना वो जब कंबस्शन होती है और वो सब मेटल जो है ना वो मेल्ट होता है और सब जो है ना सारा रिएक्शन होता है और हमारा उसके साथ ही जो है ना हम उसको जो इम्प्योरिटीज़ है ना उनको भी हम रिमूव करते रहते हैं साथ में। जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं दैट्स यूजुअली मोल्टन मेटल, स्लैग को जो है ना हम बॉटम से जो है ना वो टैप आउट कर लेते हैं, ठीक है। हम आगे जो है ना हम देखते हैं इसको स्कीमेटिक डायग्राम में, ठीक है। और क्योंकि हम इसमें आयरन की बात कर रहे हैं तो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट आई थिंक अराउंड 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है,
तो उससे हायर जो है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट का जो मटेरियल होना चाहिए जो कि जिसकी हम ये फर्नेस बना सकें। तो उसमें जो टिपिकल है वो स्टील केस एंड ब्रिक्स दैट आर मेड ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, अब ये जो केस जो है ना वो स्टील का होता है, दैट्स ऑलरेडी हैव अ हायर मेल्टिंग पॉइंट। और उसके अंदर जो है ना जो हम रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स लगाते हैं ना, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हम आगे जाके देखेंगे, वो टॉपिक है हमारा। मैग्नीशिया की हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ वेरी मच रेजिस्टेंट टू हीट एंड डज नॉट मेल्ट सो ईजीली। ठीक है, तो ये हम ब्लास्ट फर्नेस में यूज़ करते हैं। अब ये इसका एक सीमेट्रिक डायग्राम है कि ये देखें, ये ब्लोअर है, ये जो है ना ये फ्रेश एयर है, इसको ब्लो कर एयर प्री हीटर लगा हुआ है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी हम इसको मतलब हमें हॉट एयर चाहिए तो हम उसको पहले से प्री हीट करते हैं, उसके बाद जो है ना यहाँ से हम इसको इसके अंदर ब्लास्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से इंट्रोड्यूस हो रही है और एक ये जो पाइप है ये पीछे से जा रहा है, तो ये दोनों साइडों से जाना हम ये एक्चुअली दो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये, लेकिन ये 5-6 होते हैं पूरी पेरिफेरी पे। यहाँ से हम इसको ऊपर जो है ना वो एयर को जो है ना इस तरह फोर्स कर रहे हैं। कोक एंड स्टिंगर सेंटर चार्ज बकेट। ठीक है, ये सारा कुछ जो है ना फ्यूल और मेटल वो सारा कुछ जो है ना हम इसके अंदर जो है ना हम फेंक देते हैं। यहाँ से एयर आ रही है, यहाँ से फ्यूल आ रहा है, यहाँ पे जो है ना वो कंबस्शन हो रही है सारी। तो हम इसको जो है ना ये मेल्ट होता है सारा कुछ, और मेल्ट होने के बाद जो है ना ये जो हैवियर जो मैटर है ना वो नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठने के बाद जो है ना हम उसको यहाँ से टैप आउट कर लेते हैं। ठीक है, टैप आउट करने के बाद हम इसको जो है ना हम जो स्लैग है ना उसको अलग का स्लैग जो है ना वो ऐसे कह लेंगे कि जो झाग सी या जो इम्प्योरिटीज है ना जो उसके ऊपर होती हैं उसको ऊपर से टैप आउट करते हैं, और जो नीचे है ना तो ये देखें ये जो टैप है ये ऊपर बना हुआ है और ये टैप है ये नीचे बना हुआ है। ये टिपिकल जो एग्जाम्पल थी दैट वाज अबाउट लेड, लेकिन इसमें आप जो है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि आयरन भी, और टिपिकली कोई भी मटेरियल जो सूटेबल हो इसमें यूज़ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चूँकि इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो ये थोड़ा सा जो है ना वो लेड जो है ना वो चूँकि एयर हम ब्लास्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका मतलब है कि जो वो बबल्स हैं कंबस्टन होगी वो उसमें से भी गैसेस प्रोड्यूस होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर स्टफ। तो वो सारे का सारा जो है ना वो जब यहाँ से फ्लू गैसेस निकलेंगी तो उनके साथ कुछ बबल्स भी आएंगे। ठीक है, अब बबल्स जब यहाँ पे आते हैं तो हम उसमें यहाँ पे एक कंडेंसर लगाएंगे। ठीक है, अब ये लेड, क्योंकि लेड की एग्जांपल है, ये जो है ना लेड और जिंक जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो कंडेंस होंगे, तो एयर बबल्स के साथ लग के यहाँ पे आ जाएंगे, वो इधर कंडेंस होंगे और उसके बाद यहाँ से हम उसको फर्दर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यानी कि अब एक प्रोडक्ट है ना लेड। ठीक है, कुछ लेड तो हमें यहाँ से ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लेड हमें यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो लेड हमारे पास होगा दैट would be a little bit impure, maybe lighter, maybe mixed with zinc and other stuff, लेकिन फिर भी that is something। तो यहाँ पे जो है ना हम उसको कंडेंस करेंगे और उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब ये कंडेंस करने के लिए यहाँ पे जो है ना इन्होंने स्प्लैश कंडेंसर जो है ना वो लगाएंगे। स्प्लैश कंडेंसर क्या कि वो जो है ना उसके साथ जब बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जब भी एयर है जिसके अंदर बबल्स हैं या ड्रॉपलेट्स हैं किसी भी चीज़ के, वो किसी चीज़ के ऊपर जब स्ट्राइक करते हैं तो उसका जो मोमेंटम है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। मोमेंटम ब्रेक डाउन होने के बाद जो हैवियर सब्सटेंस है ना, फॉर एग्जांपल जो ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। एयर जो है वो चूँकि एयर है वो नीचे से गुजर के ना फिर आगे निकल जाती है, लेकिन जो मोमेंटम ऑफ जो ड्रॉपलेट्स है ना वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे बैठ जाते हैं। अब क्योंकि एयर जब स्ट्राइक किया तो एयर का अपना मोमेंटम भी कम हो जाता है, तो एयर में भी अभी इतनी एनर्जी नहीं रहती कि वो जो नीचे ड्रॉपलेट्स गिरे हैं उनको दोबारा से पिकअप करके आगे ले जाए। तो इसलिए जो है ना वो यहाँ वो नीचे ही रह जाते हैं ड्रॉपलेट सारे, उनको हम फिर वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहा है और उसके बाद लेड जिंक जो है ना हम उसको फर्दर जो है ना वो ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें फर्दर हमने प्रोसेस कुछ लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे लेड में से जो है ना हमने जिंक जो है ना वो अलग कर लिया और लेड को जो है ना हमने फर्दर जो है ना वो रिफाइंड लेड जो है उसको हमने फर्दर प्रोसेस में यूज़ कर लिया। और सारे प्रोसेस के बाद जो हमारी जो गैस है ना
वो हमने जो फ्लू गैसेज है उसको हमने यहाँ से बाहर निकाल दी। यहाँ पे वॉशिंग टावर लिखा हुआ, वॉशिंग टावर एक्चुअली इसका मतलब ये है कि हम इसको, चूँकि ये इसमें हार्मफुल गैसेज होती हैं, इसलिए हम इसको वॉशिंग टावर में भेज देते हैं ताकि जो हार्मफुल गैसेज हैं ना, जो एसिडिक गैसेज हैं, वो हम उनको वॉश डाउन कर दें वाटर में, और जो लेस हार्मफुल गैसेज हैं ना, जो पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होंगी, उनको हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। ठीक है, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है ब्लास्ट फर्नेस की, जहाँ पर उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है ना वो एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, और ये एक एग्जांपल है हमारे पास एक ब्लास्ट फर्नेस की। ठीक है, अब लुक एट द साइज ऑफ दिस ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, दैट्स मैसिव। ये जो एक हमारे पास एक पैसेज नज़र आ रहा है, ये पैसेज जो है ना दैट इज़ अबाउट 8 फीट। आमतौर पे जब जो उन्होंने आदमियों के गुजरने के लिए एक पैसेज बनाया हुआ, तो वो टिपिकली 8 फुट का होता है। अब ये पैसेज और ये पूरी की पूरी जो फर्नेस है ना, इसका साइज़ कंपैरिजन कर लें। फर्नेस आपका तो वो जो फर्नेस है वो तो तकरीबन यहाँ तक है, इसके ऊपर जो है ना, ये इसके जो जो फीड मैकेनिज्म है ना, ये ऊपर सारा है। यहाँ से जो है ना उसके अंदर कोक और मेटल ओर्स और वो सारा कुछ जो है ना इसके अंदर फीड करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस जो हैं वो चार्ज मेटल्स को हीट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्क। ठीक है, तो आर्क होती है। अब आर्क जो है ना उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। बहुत ज़्यादा हाई होने की अब कैसे, इट्स क्वाइट सिमिलर टू वेल्डिंग। वेल्डिंग में क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो उनके दरमियान में जो है ना वो एक आर्क प्रोड्यूस होती है जब डिस्टेंस जो है ना वो कम हो जाता है। डिस्टेंस कम होने की वजह से वो आर्क जो है वो ट्रैवल करते हैं, दैट इज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो वो मेल्ट कर देता है उसको। और वेल्डिंग में क्या है कि उसको थोड़ा सा जो है ना वो मेल्ट करके पीछे हो जाते हैं, तो वो फ़ौरन सॉलिडिफाई हो जाता है, एंड दैट वो उसको हम कहते हैं कि हमारा वेल्ड लग गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक आर्क जो है ना वो इस तरह से हम करते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक आर्क रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉल यूनिट्स टू अप्रॉक्सीमेटली 1 टन कैपेसिटी and up to 400 टन यूनिट्स यूज फॉर सेकेंडरी स्टील मेकिंग। तो ये मैसिव होते हैं, और ये हम यूज इसलिए करते हैं बिकॉज कंपेयर टू द ब्लास्ट फर्नेसेस, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस एंड इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेसेस, दे आर वेरी मच फास्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस आपको जो है ना वो सेकेंड्स जो है ना वो उसको मेल्ट कर देता है, बिकॉज इतने जो है ना वो हाई टेम्परेचर होता है आर्क के अंदर, और इंडक्शन में भी ऐसे ही होता है। तो ये जो है ना वो अगर आपको आपकी जो है ना आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन रेट चाहिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी फास्टर कंपेयर टू द ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस हैं, जो इंडस्ट्रियल ग्रेड हैं, दे हैव अ टेम्परेचर ऑफ अप टू 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो लैब यूनिट्स होते हैं, जो कि बड़े एक हाईली टेक्नोलॉजिकली एडवांस यूनिट्स होते हैं, रिसर्च में जो है ना हमने उसको यूज़ करना होता है, दे कैन हैव अ टेम्परेचर ऑफ अप टू 300 डिग्री 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। मोस्ट ऑफ द मेटल्स विल मेल्ट एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक आर्क है। तो ये हम जो है ना इस तरह से देखें कि ये हमारे पास जो है ना वो एक बेसिक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है। ये पावर केबल्स हमने लगाई हुई है, ये इलेक्ट्रोड है, और यहाँ से जो है ना हम ये हैच है, यहाँ से हम जो है ना वो अपना हमारा आयरन और लाइम डालते हैं। लाइम हमेशा डालते हैं उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ से हम डालते हैं। और ये चूँकि ये जो लोअर पोर्शन है ये सारा ऑपोजिटली चार्ज होता है। ये पावर केबल है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, और नीचे वाला पॉजिटिवली चार्ज होता है। दे आर ऑल एक्चुअली कनेक्टेड। तो यहाँ से जो हमारे पास आर्क जनरेट होती है ना, ये आपको एक्चुअली में भी कलर नज़र ना आ रहा हो, तो ये छोटी छोटी आर्क्स बनी हुई हैं यहाँ पे। तो ये सारी आर्क्स जब जनरेट होती है ना यहाँ पे, ये सारे के सारे मेटल को बहुत जल्दी हीट अप कर देती हैं। ठीक है, ऊपर जो उसकी स्लैग आ जाती है वो हम यहाँ से इसको रिमूव कर लेते हैं, और यहाँ से जो है ना हम मोल्टन आयरन को टैप आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी ऑप्शन होती हैं। या तो ये है कि आप यहाँ से डालते जाएं, और यहाँ से जो है ना सिंपली इसको वो जितना ऊपर आता है वो उसको फ्लो आउट करते हैं। या फिर ये भी है कि अब जिस तरह हम चाय डालते हैं ना,
तो उस तरह से जो है ना हम ये देखें चाय की केतली टाइप किस्म की इसकी शेप है। जब ये पूरी तरह मेल्ट हो जाएगा, यहाँ से हम स्लैग को रिमूव करेंगे, उसके बाद इसको ऐसे चाय की केतली की तरह यहाँ से हम इसको और को जो मोल्टन आयरन है उसको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। और ये डिपेंड अपॉन द डिज़ाइन आप जैसे ही बना सकते हैं। आप यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। आर्क फर्नेसेस की बात करते हैं। दिस ग्रेटली रिड्यूस द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक स्टील बिकॉज बहुत क्विकली आपका जो है ना प्रोसेस हो जाता है, तो हीट लॉस जो है ना वो कम हो जाता है आपका। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये, चूँकि आपका जो 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 प्रेपरेशन टाइम है वो बहुत कम होता है। आपने जब आपको चाहिए आपने मेटल और डाला, आपने स्विच ऑन किया, 2 मिनट के चलो 1 मिनट के अंदर अंदर आपका जो छोटा सा बैच है, तो जो भी आपका बैच साइज है वो मेल्ट हुआ, वो साइड से बाहर आ गया। और उसके बाद अगर आपको मजीद नहीं चाहिए, आपने सिर्फ स्विच ऑफ किया और काम खत्म। बट ब्लास्ट फर्नेसेस कैन नॉट वेरी देयर प्रोडक्शन and they can remain in operation for years at a time, क्योंकि उसका प्रेपरेशन टाइम इतना बड़ी ब्लास्ट फर्नेस है, उसको तो प्रॉपरली हीटअप करने में 2-3 दिन लग जाते हैं। अब 2-3 मे बी 3-4 मे बी 1 हफ्ता लगता है। आई हैव नो पर्सनल एक्सपीरियंस इन ब्लास्ट फर्नेसेस, इसलिए आई कैन नॉट से कि उसमें कितना टाइम लगता है। बट इट्स वेरी बेसिक आइडिया कि इतनी ह्यूज सेटअप आपने उसको कंबसन के जरिए हीटअप करना है और आपने उसको मेंटेन करना है 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यू नीड टू कंटिन्यूसली फायर इट, ठीक है। और फिर खाली उसका एक छोटा सा सेटअप नहीं होता, उसके साथ पूरा एक अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आई जस्ट शोड यू अ पिक्चर कि एक तो ब्लास्ट फर्नेस लगी, उसके साथ उसका अलाइड सिस्टम कितना बड़ा है, ठीक है। ये सारे का सारा जो है ना वो इस वजह से हम इसको ऐसे क्विकली ऑन ऑफ नहीं कर सकते। इट रिमेन्स इन ऑपरेशन फॉर ईयर्स एट अ टाइम, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस आपको जब चाहिए आपने फटाफट इस्तेमाल किया, उसके बाद उसको बंद कर दिया। ये अगर आपको प्रोडक्शन नहीं चाहिए तब भी आप उस ब्लास्ट फर्नेस को चलाते रहेंगे, क्योंकि आप उसको बंद नहीं कर सकते। बंद करने के लिए जो आपको अलग खर्चा करना पड़ेगा, फिर उसको ऑन करने के लिए फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ते आपको लगेंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस आर वेरी रिलेटिवली मच एफिशिएंट। डिसएडवांटेज स्लैग प्रोडक्शन होती है, स्लैग का दोनों में प्रोड्यूस होती है। कूलिंग वाटर डिमांड, चूँकि बहुत ज़्यादा जो है ना आपको जल्दी हीटअप हो जाता है, इसलिए कूलिंग वाटर भी ना आपको चाहिए होता है। heavy trucks traffic for scrap material handling and product and environmental effects of electricity generation। अब ये बहुत बड़ा इशू है कि इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए तो आपको फिर उसके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स भी आपको उसको देखने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एफिशिएंट फर्नेस। एफिशिएंट फर्नेस में क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? नंबर 1, विल हीट इन वेरी लेस टाइम। इट्स ये कॉमन सेंस की बात है कि यार कोई भी फर्नेस है तो वो जल्दी से हीटअप हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास हमें जो भी फर्नेस है वो उसको 1 हफ्ता लग रहा है उसको हीटअप होने में, पूरी तरह से प्रिपेयर होने में, तो दैट्स नॉट वेरी ऑप्टिमल। तो हमारी जो एक द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एफिशिएंट फर्नेस है को जल्दी से हीटअप हो जाए, ताकि हमें जब प्रोडक्शन चाहिए हम जल्दी से उसको हीटअप करके प्रोडक्शन ले लें, जब प्रोडक्शन नहीं चाहिए उसको बंद कर दें टेंशन फ्री होकर। मैक्सिमम मटेरियल कुड बी हीटेड, दैट्स आल्सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि जितना ज़्यादा मटेरियल इसमें जो है ना वो हम हीट कर सकें तो वो कर सकें। और सिमिलरली कम पैसों में जो है ना वो इरेक्ट हो जाए, उसको वो मतलब इंस्टॉल हो जाए। विल यूनिफॉर्मली रेज द टेम्परेचर, यानी कि जो उसकी हीट सप्लाई है वो एक कॉन्सेंट्रेट के ऊपर हो रही है। ये नहीं कि वो आपका जो है ना वो मिसिंग कर रही है बीच में। 4 बर्नर लगे हुए हैं, उनमें से 2 बर्नर कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, कभी आपका बैच जो है 1 घंटे के अंदर तैयार हो रहा है, कभी आपका बैच जो है ना वो 4 घंटे के अंदर तैयार हो रहा है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी यूनिफॉर्मिटी क्या कि जितना भी आपका जो भी एरिया है, आपका जो भी जो बैच का उसका जो वॉल्यूम है वो पूरे का पूरा वॉल्यूम यूनिफॉर्मली हीट होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो भी आपका जो कंटेनर है उसके टॉप के ऊपर 1800 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेंटर में उसके 2300 है, बॉटम में उसके 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है। दैट्स नॉट ऑप्टिमल। तो इसीलिए उसका जो टेम्परेचर रेंज है ना वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो विल कंज्यूम लेस फ्यूल, दैट्स ऑल्सो वेरी मच कॉमन है। लीस्ट पॉसिबल लेबर, वैसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको फर्नेस ऐसी कोई थका हुआ डिज़ाइन है
कि आपको जो है ना वो एक फर्नेस चलाने के लिए 20 बंदे रखने पड़ रहे हैं। फर्नेस ऐसी होनी चाहिए 2-3 बंदे चला लें। ऑफ कोर्स उसमें ये भी बात आ जाती है कि फर्नेस का डिज़ाइन 50 साल पुराना है या मॉडर्न डिज़ाइन है। क्योंकि मॉडर्न जितने भी इक्विपमेंट आते हैं वो ऑटोमेशन की तरफ जो है ना वो ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटेड कर दी जाती है, या फिर उसका एक कंट्रोल पैनल जो है ना वो बजाय इसके कि एक बहुत सारी बड़ी सारी फर्नेस के अंदर जो है ना वो एक बटन जो है ना वो एक कमरे में लगा हुआ है, दूसरा कंट्रोलर एक कमरे में लगा हुआ है, तो तीसरा जो कंट्रोल पैनल है वो तीसरे कमरे में लगा हुआ है। इसके बजाय जो है ना वो यू कैन हैव अ स्मार्ट पैनल, एक ही जगह पे जो है ना वो आपका एक कंट्रोल रूम बना हुआ है कि सारे के सारे कंट्रोल जो है आपको रिमोटली कंट्रोल रूम में जो है ना आपके पास हैं, और सारे के सारे जो ऑपरेटिंग पैरामीटर्स हैं वो भी आपको वहाँ पे शो हो रहे हैं। कोई चीज़ अगर नॉर्मेलिटी आती है आपको कंट्रोल रूम में बैठे हुए जो है ना वो एक ही कंप्यूटर की स्क्रीन पे, एक ही मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर आपको सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये एक ज़्यादा एफिशिएंट जो है ना वो आपकी फर्नेस होगी अगर आपको कम से कम लेबर और कम से कम जो है ना वो डाइवर्स जगहों पे जो है उससे कंट्रोल हो। ठीक है, अब ये इसकी एक बेसिक डेफिनेशन है कि डिज़ाइन के क्राइटेरिया के वाले से फर्नेस शुड बी डिज़ाइन सो दैट इन अ गिवन टाइम as much of material as possible can be heated to a uniform temperature as possible with least possible fuel and labor। अब ये इसका बेसिक क्राइटेरिया है। ठीक है, अब इसको जो है ना वो एक बेसिक क्राइटेरिया है, इसको याद कर लें अपने ओन वर्ड्स में जो है ना, यू शुड बी एबल टू रेप्लिकेट कि व्हाट इज एन आइडियल फर्नेस। ठीक है, अब फ्यूल इकोनॉमी मेजर जो है ना हम कैसे जो है ना फ्यूल बचा सकते हैं एक फर्नेस के अंदर। ठीक है, अब चूँकि अगर हम कंबस्टन मतलब फ्यूल पावर्ड फर्नेस की बात कर रहे हैं तो उसमें ये है कि कंप्लीट कंबस्टर होनी चाहिए। ठीक है, तो विद मिनिमम एक्सेस एयर, इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक्सेस एयर अगर हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि बल्क जो एयर है उसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है ना वो एयर के अंदर ही रह जाती है। तो ये एक जनरल पॉइंट है जो कि कोई भी कंबस्टन रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उस पर एप्लीकेबल होती है, और यहाँ पे भी फर्नेस में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट हीट डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ कोर्स हीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो हमारी करेक्ट होनी चाहिए, वरना क्या होगा, एक बैच हमें चाहिए, जो कंटेनर है हमारा वो बहुत बड़ा है, एक साइड पे ज़्यादा हीट हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है तो वहाँ पे मेटल बॉयल कर रहा है। अब चूँकि मेटल है, ये पानी नहीं है कि वो जल्दी से जो है ना कन्वेक्शन हो जाए। कन्वेक्शन के लिए भी विस्कोसिटी एक एलिमेंट होता है कि अगर आपका जो है ना मेटल है वो मोल्टन मेटल है, उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो उसके अंदर कन्वेक्शन इतनी एफिशिएंट नहीं हो सकती जितनी पानी में होती है। पानी में तो आप एक तरफ से हीट करें तो वो सारी तरफ हीट हो जाती है कन्वेक्शन की वजह से। मेटल में भी कन्वेक्शन तो होगी, लेकिन उसकी विस्कोसिटी की वजह से वैसे की कन्वेक्शन नहीं होगी। तो अगर हीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी तो एक साइड पे बड़ा बॉयल कर रहा होगा, दूसरी साइड पे भी सॉलिड होगा या सेमी सॉलिड होगा, तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा हमारा पूरा बैच प्रिपेयर होने में। तो हीट डिस्ट्रीब्यूशन हमारी करेक्ट होनी चाहिए। ऑपरेटिंग एट द डिज़ायर्ड टेम्परेचर, एक जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है उसके ऊपर जो है ना वो ऑपरेट करता रहे तो वो हमारे लिए ऑप्टिमल है। अगर कम टेम्परेचर पे है तो वो भी ज़ाया हो रहा है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है हमारा, फॉर एग्जांपल हमें आयरन को मेल्ट करने के लिए एक 1700 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए उसको लिक्विड फॉर्म में लेके आने के लिए। अब हमारी जो फर्नेस है वो ऑपरेट कर रही है 2200 डिग्री सेंटीग्रेड को, तो वो जो एक्सेस 500 डिग्री सेंटीग्रेड है वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमें 1700 चाहिए। एक दफ़ा हमने उसको लिक्विफाई कर लिया, उसके बाद अब हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो हमारा जो एक्स्ट्रा जो फ्यूल बर्न हो रहा है जो कि उसके टेम्परेचर को 500 डिग्री सेंटीग्रेड अबव पे लेके जा रहा है, वो हमारा ज़ाया जा रहा है। तो दैट इज़ वाई an economical furnace should operate at the desired temperature। अब हीट लॉसेस को रिड्यूस करना है हमें फर्नेस ओपनिंग की वजह से। कंडेंसिंग फर्नेस में हमने देखा कि एक सील्ड फर्नेस होती है, क्योंकि अगर फर्नेस की जो है ना जगह जगह सुराख होंगे वहाँ से हमारे पास जो है ना वो एयर जो है ना वो स्केप कर जाएगी, हीट जो है ना वो स्केप कर जाएगी। ऐसे नहीं होना चाहिए। मेंटेनिंग करेक्ट अमाउंट ऑफ फर्नेस ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब जो एयर है ना,
एयर का जो फ्लो रेट है उसको हमने बड़ी करेक्टली मेंटेन करना है, ताकि हमारे पास ना एक्सेस एयर आए ना हमारे पास लेस एयर आए, क्योंकि लेस एयर भी एफिशिएंट नहीं होगी। लेस एयर का मतलब है जो है कंबस्शन, जो अगर तो ड्रॉट हमारी कम होगी तो उसका सीधा सीधा हमारा पहले पॉइंट पे प्रेशर पड़ेगा कि या तो हमारे पास कंबस्शन कंप्लीट नहीं होगी या फिर हमारे पास एक्सेस एयर आ जाएगी। तो करेक्ट ड्रॉट को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ऑफ कोर्स हमारी फर्नेस चल रही है 1 टन की कैपेसिटी पे, जो उसका ऑपरेटिंग पॉइंट है, हम उससे जो है ना आधा टन जो है ना वो पर आवर के हिसाब से जो है प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट इकोनॉमिकल। तो उसको अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी के ऊपर यूटिलाइज करना चाहिए। बॉयलर के केस में हमने ये भी देखा था कि जो ऑप्टिमल रेंज है ना, जो रेंज हमने एक डिज़ाइन कर ली, उसी के ऊपर ही हमारी जो है ना एफिशिएंसी मैक्सिमम आएगी। अगर हम सारी चीज़ें जो है ना वो कम कर दें, हम एयर कम कर दें, फ्यूल भी कम कर दें और 50% के ऊपर उसको ऑपरेट करना चाहें, तो भी हमारी इकोनॉमी वैसी नहीं आएगी जो कि ऑप्टिमम कैपेसिटी के ऊपर आएगी। ये ऑप्टिमम का ये मतलब है। इसका ये मतलब नहीं कि अगर हमने 50% कैपेसिटी पे चलाना है तो हम एयर और फ्यूल दोनों 50% कर दें। हमारी ऑप्टिमम इकोनॉमी नहीं आएगी अगर हम सब चीज़ें कम कर देंगे। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। वेस्ट हीट रिकवरी फ्रॉम द फ्लू गैस इट्स क्वाइट सिमिलर टू द बॉयलर, के वेस्ट हीट है उसको हम रिकवर कर लें तो बल्ले बल्ले। मिनिमम रिफ्रैक्टरी लॉसेस, अगेन इट्स सिमिलर पॉइंट एज दिस वन। वहाँ पे हम फर्नेस ओपनिंग की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि जो हमने रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स लगाई हुई हैं अपना इंसुलेशन के लिए, वो ज़्यादा एफिशिएंट होने चाहिए। यूज़ ऑफ सिरामिक कोटिंग्स, जो सिरामिक्स हैं दैट आर एक्चुअली दे हैव अ मच हायर बॉइलिंग पॉइंट, इसेंशियली दे डू नॉट मेल्ट, वो मेल्ट हो नहीं सकते। तो वो सिमिलरली इसी तरह एक्सपेंसिव भी होते हैं। अगर हम वो यूज़ करते हैं तो सिरामिक कोटिंग हम यूज़ कर लें ताकि हमारी ज़्यादा ही अच्छी जो है ना वो इंसुलेशन हो जाए, जिसकी वजह से हम हीट ट्रांसफर जो है ना वो फर्दर रिड्यूस कर सकें। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जो हमने थोड़ी सी क्लासिफिकेशन टाइप्स और थोड़ी सी फ्यूल इकोनॉमी मेजर्स इन फर्नेसेस के बारे में जो है ना हमने देखा। अब इसमें आप अपने इंटरेस्ट से जो है ना वो अपने जो है ना वो डिटेल्स देख सकते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको जो है ना वो रिकमेंड करूँगा, और मे भी आपको कुछ क्वेश्चन जो है ना वो सिमिलरली उससे मिलते जुलते कुछ आ जाएँ अपने क्विज में या एग्ज़ाम में। ये जो 2 फर्नेसेस मैंने आपको बताई हैं, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस, और एक फर्नेस जो मैं आपको जो है ना वो असाइन कर रहा हूँ वो है इंडक्शन फर्नेस। इनकी कुछ एग्जाम्पल्स जो है ना वो आप देखें। आप बहुत ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब पे जाएं, उसके ऊपर जो है ना वो जस्ट कीवर्ड्स लिखें ब्लास्ट फर्नेस और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस एंड इंडक्शन फर्नेस, तो आपको उधर एग्जांपल शो कर देगा। और उसमें फिर थोड़ा सा आप देखेंगे कंपैरिजन में, देखेंगे कि यार दोनों के ऑपरेशन में कितना फ़र्क है दोनों के ऑपरेशन में। एक जो है ना वो बहुत ह्यूज सेटअप होता है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन जो है ना उसकी जो स्पीड ऑफ प्रोडक्शन वो कम होती है। और सिमिलरली दूसरा जो है वो में भी एक्सपेंसिव एक सेटअप होता है जो इलेक्ट्रिक फर्नेसेस हैं, लेकिन उसमें हमें जो है वो बहुत क्विकली रिजल्ट मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है इसको देखें, थोड़ा सा ओपन एंडेड जो है ना वो रखें। देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर, और मे बी there could be a question regarding some common examples of the products, of typical products of these furnaces जो है ना, ये 3 चीज़ों को जो है ना वो आपने देखना, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? सर एक क्वेश्चन तो ब्लास्ट फर्नेस के रिलेटेड है जी। ये ब्लास्ट फर्नेस में आपने जो सेटअप दिखाया, मतलब एक तो फर्नेस सेक्शन है और एक उसका हीट रिकवरी सेक्शन, या उसमें जो वेस्ट हमारा आ रहा है लिंक हो गया जो भी है उसका रिकवरी सेक्शन जितना भी है, सर क्या उसे फर्नेस में करना जरूरी है? कैंसर कितनी कर सकते हैं? सॉरी अगेन आपकी डिस्टोर्शन आ रही थी, समझ नहीं आया क्वेश्चन। सर ब्लास्ट फर्नेस वाला जो सेक्शन हमने कवर किया है इसमें अब एक तो
इस स्लाइड की बात कर रहे हैं या इस स्लाइड की बात कर रहे हैं? सर इससे पहले वाली ये वाली, ठीक है। नहीं बेटा, इसमें से ये तो आपका मेन पार्ट है जो फर्नेस का, ठीक है। ये तो आपने मेन कंपोनेंट है ब्लास्ट फर्नेस का। अब ये जो है ना, ये दैट्स नॉट नेसेसरी। अब ये चूंकि इसमें इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अब चूंकि लेड है ना, लेड इज स्लाइटली लाइटर देन आयरन, तो उसमें चांसेस है कि यहाँ पे आपके जो है ना वो थोड़े से स्प्लैश जो है ना वो स्प्लैशेस हों, और वो थोड़े जो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं ना लेड के और जिंक के, वो उसके साथ जो है ना वो ट्रैवल करके यहाँ पे आ जाए। ये ज़रूरी है कि हर एक में हो ऐसे। तो ये एक बड़ी स्पेसिफिक सी ये जो सेकेंडरी सेक्शन है ना, ये एक बड़ा स्पेसिफिक किस्म का सेक्शन है। दैट्स नॉट बेसिकली पार्ट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस। यस सर, ये कंफर्म कर रहा हूं Yeah, that's not part of the blast furnace. That is the secondary section. ओके सर। सर अगर हम इसको सेफ्टी वगैरह मेंशन वैसे ही बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास जो लेड है, जिंक है, वो हमारा ज़ाया हो जाएगा। उसके बजाय हम यहाँ पे मजीद अब ये जो है ना वो लेड जिंक है, और यहाँ हम इसको मजीद सेपरेट कर रहे हैं। सम अदर दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ द डिस्कशन हियर। लेकिन यहाँ से जो है ना हम लेड और जिंक को सेपरेट कर रहे हैं, और जिंक को हम जो है ना वो यहाँ से निकाल रहे हैं। जो लेड जो हमारा हमने सेपरेट किया है, इसको हम जो है ना फर्दर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक सेकेंडरी पार्ट है। ओके सर। ओके जी। सर इसकी कैपेसिटी वगैरह मेंशन नहीं है कि ब्लास्ट फर्नेस जो है वो कितनी कैपेसिटी की हो सकती है हमारे पास, और जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी? देखो ये मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया कि ये बात होती है डिज़ाइन के वाले से, ठीक है। अब डिज़ाइन जो है ना वो आप जैसे मर्जी बना लो। अब जब डिज़ाइन की बात करते हैं ना, तो उसमें चूँकि इतने ज़्यादा डिस्कशन हो जाती है कि हमने अगर फॉर एग्जांपल आई विल ट्राई टू ब्रीफली एक्सप्लेन। ये एक कोई स्पेसिफिक एक आइडिया नहीं है जो ब्लास्ट फर्नेस के वाले से, लेकिन कोई भी जो सेटअप होता है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स होते हैं, आपने डिसाइड करना है। कोई भी एक चीज़ आपने डिज़ाइन करनी है ना, आपने उसमें देखना होता है कि यह आपको कितनी कैपेसिटी चाहिए, ठीक है। और उस कैपेसिटी में आपने जिस जगह पे जाके ये सेटअप लगाना है, वहाँ पे कौन सी टाइप जो है ना वो चीप रहेगी और इकोनॉमिकल रहेगी, ठीक है। दूसरी बात, अब फॉर एग्जांपल आपने लगानी है मुरीद के में लगानी है आपने, कोई मुरीद के में जो है ना आपको कोल जो है ना वो आराम से मिल जाता है, या फिर आपने कोई किसी ऐसी जगह लगानी है जहाँ पे जो है ना वो 15 किलोमीटर के फासले पे कोल माइन है, तो आप वहाँ पे जो है ना वो आपको कोल जो है ना वो बेतहाशा मिल सकता है। तो आप कहेंगे आप इसको चुप करके ब्लास्ट फर्नेस लगा लो और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो है ना उसको डिज़ाइन कर लें, क्योंकि ये वो इनकी डाइवर्स कैपेसिटी होती है, तो इसलिए इसको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। मे भी कुछ मैन्युफैक्चरर्स हों, वो कहेंगे यार हम जो है ना हम इस कैपेसिटी से इस कैपेसिटी तक जो है ना ब्लास्ट फर्नेस बना सकते हैं, और वो जो है ना वो आपको एक टिपिकल रेंज दे सकते हैं। बट आई एक्चुअली एक थोड़ा सा मुझे डाटा मिला था, लेकिन मैंने इसको डिलिबरेटली जो है ना वो इंक्लूड नहीं किया कि इसमें कितना जो है ना वो एक जगह पे मैंने डाला है, लेकिन बहुत स्पेसिफिक जो है ना वो बात चली जाती है हमारी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैंने आपको ये आर्क फर्नेस में मैंने डाला है कि ये जो है ना इतनी ज़्यादा जो है ना वो कैपेसिटी में जा सकते हैं, लेकिन ब्लास्ट फर्नेस जो है ना वो दैट इज़ वेरी डाइवर्स। छोटी सी भी बना सकते हैं आप, बड़ी भी बना सकते हैं। जी एज यू कैन सी मेरा बैकग्राउंड चेंज है, तो आज मैं KSK में बैठा हूँ। इट इज एक्चुअली मे बी सम सॉर्ट ऑफ एड्स अप टू यू के मे बी बहुत जल्दी आप लोग भी KSK आ जाए, बट आई डोंट नो।
मैं इसी चीज़ के बारे में पूछने लगा था आपसे कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्लान किए जा रहे हैं। सुनने में यही आ रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, स्कूल्स भी खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी खुल रहे हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स कि NCOC के जो अगला जो इजलास होता है उसके अंदर क्या बात है। तो सर हमारा आगे मिड टर्म के लिए क्या आपका प्लान क्या है कि मज़ीद कितने लेक्चर हो सकते हैं? मिड टर्म मैंने अपने प्लान के हिसाब से नहीं करना। मिड टर्म जो है वो जैसे हमें बताया जाएगा हम वैसे मिड टर्म लेंगे। सर ये आप स्लाइडें शेयर करेंगे कि नहीं? बेटा आप अजीब, आप वैसे बहुत कमाल के लोग हैं आप। स्लाइड्स जो है ना वो जाके देखें, फाइल सेक्शन में पड़ी हुई हैं। तो फाइल सेक्शन खोल के देखा करें कभी टीम्स में। सर मैं शेयर कर देता हूँ उनके साथ, मैं सीआर के साथ शेयर कर दूंगा तो वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। आप में से कोई एक बंदा जो है ना वो आई थिंक कुछ जो मोबाइल्स के ऊपर है वो फाइल सेक्शन से शायद डाउनलोड ना कर सकते हो। जो लैपटॉप पे है एक्चुअली मोबाइल भी एक्चुअली एक्सेसिबल तो होती है, लेकिन आप में से जो लैपटॉप को एक्सेस कर सकता है वो वहाँ से डाउनलोड करे डाटा, और उसके बाद जो है ना वो आगे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। सर नमाज का वक्त मिलेगा क्लास के दौरान? क्या मिलेगा? नमाज का वक्फा सर। क्लास खत्म होने वाली है, आप ना करें, बस मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नो सर सर। नेक्स्ट लेक्चर तक कोई एक्टिविटी है तो वो बता दें। सॉरी, नेक्स्ट लेक्चर तक कोई एक्टिविटी है तो वो बता दें। मुझे याद नहीं है मैंने सीआर को क्या कहा था कि लैब की जो रिपोर्ट्स है पहले 4 एक्सपेरिमेंट्स की वो कब सबमिट करवानी है। वो सीआर है जो, यस सर। सर हाँ वो क्या, उसमें सर फाइल सर रिकॉर्ड उसमें सर रीडिंग तो सिर्फ 2 एक्सपेरिमेंट्स की पड़ी हुई है। हाँ वो एक्चुअली वो जो बाकी के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ना वो उसी रीडिंग पे होंगे। ओके सर। तो वो सारे दो बेसिकली 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं, विद इंटरकूलर और विदाउट इंटरकूलर। जी तो सर। जो एक्सपेरिमेंट जो है वो विद इंटरकूलर वाला है वो विद इंटरकूलर की रीडिंग्स के ऊपर चलेगा, जो विदाउट इंटरकूलर है वो विदाउट इंटरकूलर की रीडिंग्स पे चलेगा। तो सर आपने 26 डेट दी थी तो 26 को करवा देंगे। चलो ठीक है, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट ये वीक है। 17 की लैब नहीं है तो उनका नहीं है काम सर। हाँ उनका नहीं आएगा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, चले, ओके, एंड आई विल साइन ऑफ नाउ। ओके सर।